नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज कक्षा 9 का नया अध्याय 6 जिसका नाम है रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण जो चैप्टर दिया गया है, आज हम उसके बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे, उसके शुरुआती पॉइंट पढ़ेंगे और फिर हम अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। तो उससे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि इससे पिछली कक्षाओं में 6, 7, 8 में आपने कोण, रेखा या चतुर्भुज इस तरीके के विषय को आप लोग पढ़ चुके हैं। उसी से रिलेटेड, उसी से संबंध आपका नया अध्याय कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 6 का है, रेखाएं और कोण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल एंड लाइंस या लाइंस एंड एंगल। तो उसके कुछ बेसिक पॉइंट हम शुरू करेंगे। इसमें हमने बिंदु नहीं लिखा है। बिंदु की डिफिनेशन बहुत सिंपल है बेटा, कि ऐसी आकृति जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ना हो, वह बिंदु कहलाती है। ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ना हो, बिंदु कहलाती है। उसके बाद आता है रेखा, जो आपके समक्ष ध्यान दीजिए कि रेखा किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है एक ऐसी लकीर जिसके दोनों दिशाओं के अंत बिंदु का मतलब होता है बेटा कि अंतिम पॉइंट। अंत बिंदु का मतलब होता है अंतिम पॉइंट। इसको बार बार सुनिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। कह रहा है एक ऐसी लकीर, एक ऐसी रेखा, कुछ भी आप बोल सकते हैं, एक ऐसी लकीर जिसके दोनों दिशाओं में के अंत बिंदु को बढ़ाया जा सके, क्या कहलाते हैं? रेखा कहलाता है। मतलब समझिए कि अगर मैं कोई एक ऐसी लकीर खींच दिया, इस लकीर के दो अंत बिंदु, एक ये अंत बिंदु, एक ये अंत बिंदु, मतलब हम कह सकते हैं एक ये और एक ये। हम अपने इच्छा अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं, इसको भी बढ़ा सकते हैं। मतलब अब आप डिफिनेशन में जाइए, अब सिर्फ आप लाइन देखिए कि एक ऐसी लकीर जिसके दोनों दिशाओं की तरफ या दोनों दिशाओं की ओर या दोनों दिशाओं के अंत, कुछ भी आप बोल सकते हैं, जिसके दोनों दिशाओं के अंत बिंदु को, ये अंत बिंदु था, अंत बिंदु को बढ़ाया जा सके, रेखा कहलाता है। इसको मान लीजिए यहां पर ए है, यहां पर बी है, तो इसको निरूपित किया जाता है कैसे? ए बी, इस तरीके से। अगर आपको ऐसा सिंबल दिखे, ऐसा तरीका दिखे, तो आप समझ जाइए जो ए बी है वह एक रेखा है और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से रेखा आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट हम चलते हैं, रेखाखंड। इसका क्या है कि रेखा का वह भाग, अभी हमने रेखा पढ़ा, तो कह रहा रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों। मतलब रेखा में हम बढ़ा सकते हैं और रेखाखंड के अंत बिंदु हो, मतलब अगर रेखाखंड के अंत बिंदु मतलब कि फिक्स पॉइंट, अगर ये ऐसे है तो ना तो हम इसको बढ़ा सकते हैं और ना हम इसको बढ़ा सकते हैं। दिस इज अ फिक्स पॉइंट। जब किसी रेखा का वह भाग जब फिक्स हो जाए तो वह रेखाखंड कहलाता है। तो रेखा का वह भाग जिसका दो अंत बिंदु हो, स्टॉप हो जाए, फिक्स हो जाए, तो वह रेखाखंड कहलाता है। वही इसमें लिखा है, रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो, रेखाखंड कहलाता है। मतलब कि एक रेखा ऐसे खींच दिया, अब रेखा के तरफ दोनों अंत बिंदु हो, मतलब दोनों दिशाओं में अंत बिंदु हो, फिक्स पॉइंट। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर। अब इसको कैसे निरूपित करेंगे? कहोगे सर जी इसको ऐसे करेंगे, ए बी। अगर आपको कभी दो पॉइंट पर अगर डॉट दिख जाए
तो समझ जाइए कि ये रेखाखंड है। क्यों? क्योंकि ये डॉट बता रहा है कि इसके दो अंत बिंदु हैं। और अगर इस तरीके से दिख जाए तो ये समझिए कि इसमें डॉट नहीं है, दोनों तरफ ऐसा लगा हुआ है, इसको हम दोनों तरफ से इसे बढ़ा सकते हैं। नॉट अ फिक्स पॉइंट, दिस इज अ फिक्स पॉइंट। तो अगर फिक्स पॉइंट है तो रेखाखंड, अगर बढ़ाया जा सकता है दोनों दिशाओं में तो रेखा। अब बात करते हैं किस पर? किरण पर। अभी हम कोण पढ़ेंगे, तो किरण पर ध्यान दीजिए कि रेखा का वह भाग, ऐसे सुनिए कि रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो और एक तरफ बढ़ाया जा सके। एक तरफ अंत बिंदु हो, मतलब यहां फिक्स कर लो, इधर बढ़ा दो, तो ये आपका किरण हो गया। मतलब जैसे ये देखिए, ये देखिए यहां पे फिक्स पॉइंट, तो ये आपको किरण दिख रही है। ये देखिए अंत बिंदु, ये किरण। मतलब अगर कोई है, दिशा आपका है इस तरीके से, मतलब ये किरण है ए बी, ये रेखाखंड ए बी, ये रेखा ए बी। तो मेरे हिसाब से आपको क्या समझ में आया? याद करिए, रेखा दोनों दिशाओं के अंत में बढ़ा सकते हैं। रेखा दोनों दिशाओं के अंत में बढ़ा सकते हैं। रेखाखंड दोनों अंत बिंदु फिक्स, किरण एक अंत बिंदु और एक तरफ बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से रेखा, रेखाखंड और किरण आपको समझ में आया होगा। और मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको लगे कि यह इंपॉर्टेंट है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट्स बना लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे संरेख, संरेख और असंरेख, कि संरेखी किरण क्या होते हैं रेखा, और असंरेखी रेखा क्या होते हैं। अब हम इसके बाद इसको पढ़ेंगे। चलिए, तो रेखा, रेखाखंड और किरण के बाद अगला आया संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपके अध्याय 6 के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट हैं, जरूरी 2 पॉइंट हैं। 3 आपने लिख लिया है, ये 2 और लिख लीजिएगा। इसके बाद हम एंगल पढ़ाएंगे और फिर हम आपके अभ्यास में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको बड़ी आसानी से हल करवाएंगे, जिससे आपको बहुत तरीके समझ में आ जाएगा। चलिए, तो संरेख बिंदु क्या होता है, हम इस पर चर्चा करते हैं। संरेख बिंदु है बेटा कि जैसे कोई रेखा है, कोई एक रेखा है और इस पर 3 बिंदु हो या 3 से अधिक बिंदु हो और इसी रेखा पर हो। जैसे मान लीजिए अगर किसी एग्जाम्पल को दिया जाए कि ये एक रास्ता है और 3 व्यक्ति आते हैं, तो 3 व्यक्ति हो या 3 से अधिक व्यक्ति हो, इसी रास्ते से चले, इसी रास्ते से चले, कोई दूसरा रास्ता ना देखें, तो ऐसे रास्ते को क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु बोलेंगे। तो अब हम इसी को जो है ज्यामिति में जाएंगे, तो इसका डिफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ध्यान समझिए कि यदि 3 या 3 से अधिक, ये देखिए थोड़ा सा नोट पॉइंट देखिए इसमें, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, एक ही रेखा पर स्थित हो, तो संरेख बिंदु कहलाता है। अगर मैं एक रेखा ऐसे खींच दिया, एक रेखा ऐसे खींच दिया, अब इसी पे 3 बिंदु हो या तो 3 से अधिक हो, 1 2 3 4 5 6, 3 या 3 से अधिक बिंदु हो, तो वह संरेख बिंदु कहलाता है, वह संरेख बिंदु है। एक ही रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु हो तो संरेख बिंदु कहलाता है। एक ही रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु हो, मतलब एक रेखा है उस पर 3 या 3 से अधिक बिंदु हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, तो वह संरेख बिंदु कहलाता है। और इसी का उल्टा कि एक ही रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु ना हो, अलग हो, तो असंरेख बिंदु कहलाता है। तो अगर संरेख आता है तो असंरेख दिया जाएगा। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु
यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु दोनों मिला एक ही रेखा पर स्थित हो, एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं हो। यहां लिख सकते थे कि एक सीधी रेखा पर स्थित हो, एक ही रेखा पर हो, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आप लोग यहां लिखते हैं एक सीधी रेखा पर हो, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि इस पर स्थित हो, और इसमें लिखा हुआ है कि सीधी रेखा पर स्थित नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, स्थित नहीं हो और इसमें नहीं। मतलब अगर एक रेखा है उस पर बिंदु डॉट 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 है, संरेख बिंदु, और अगर एक रेखा है, एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, कुछ बिंदु ये यहां है, तो ये संरेख बिंदु है। तो एक सीधी रेखा पर अगर कई सारी बिंदुएं स्थित हैं तो संरेख है, और स्थित नहीं है तो असंरेख है। तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट मान लीजिए और अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए। मेरे हिसाब से मैंने जो पढ़ाया आपको याद हो गया होगा। अब हम अगली टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे जिसका नाम है कोण। अब हम जानेंगे कोण किसे कहते हैं, कोण की डिफिनेशन क्या होती है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, कौन से कोण कितने मान का कौन सा कोण कहलाता है, और जैसे ही ये खत्म हो जाएगा फिर हम अभ्यास करेंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे कोण। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अब हम कोण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कोण किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे। तो कोण क्या है कि कह रहा है कि दो किरणें हो और उन दोनों किरणों का जो अंत बिंदु हो एक हो। मतलब दो किरणें हो, ये देखिए एक किरण ये हो गया और एक किरण ये हो गया, तो इन दोनों के बीच, दोनों किरणों का जो अंतः बिंदु है, इनके बीच में जो कोण बनता है वही कोण कहलाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब दो किरणें एक ही अंतः बिंदु, जब दो किरणें एक ही अंतः बिंदु से प्रारंभ हो, शुरू हो, तो कोण। जब एक ही अंतः बिंदु से दो किरणों का प्रारंभ होना, उनके बीच में जो बना उसको क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। कई डिफिनेशन लिख सकते हैं आप। जब दो किरणें, ये दो किरणें हो गई, अंत बिंदु, एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनाती हैं, और वह कोण कहां होता है, यहां होता है, और इसी को कोण कहते हैं। इसका नोट पॉइंट क्या है कि एक ही अंत बिंदु से जाने वाली दोनों किरणें, जो जाती हैं वह कोण की भुजा कहलाती हैं। वह बनने वाले कोण की क्या करती हैं, भुजा कहलाती हैं। दोनों किरणें भुजाएं कहलाती हैं। भाई यही दोनों जा रही हैं, और जब यही दोनों जा रही हैं तो यही भुजा कहलाएगी। और इसको कैसे दिखाते हैं, मान लीजिए अगर आपका ये O है और आपका ये A है, आपका ये B है, तो आप दिखाएंगे कि कोण AOB ये बीच में बनने वाला कोण कहलाता है, क्योंकि कोण बीच में ही बनता है। OA और OB हम ये कह सकते हैं, यहां देखिए OA और OB ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपकी भुजाएं हैं। समझ में आया आपको अच्छे से। अब हम जो है पढ़ेंगे कोण। अब हम पढ़ेंगे कोण के प्रकार। कोण के प्रकार, हेडिंग है कोणों के प्रकार। हम ये कह सकते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। 2 और होते हैं, पूरक और समपूरक। तो पूरक कोण और समपूरक कोण हम 6 कोण के बाद आपको सिखाएंगे। आज आपका बेसिक पॉइंट है, अच्छे से सीखिए, डिफिनेशन लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए और सारे नोट्स आप बनाते रहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई बार बार नहीं लिखाएगा। ध्यान दीजिए। कोणों के प्रकार,
कोण आपके 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण, पहला होता है न्यून कोण, दूसरा होता है समकोण, दूसरा होता है समकोण, तीसरा होता है अधिक कोण, तीसरा होता है अधिक कोण, तीसरा होता है अधिक कोण, और चौथा होता है आपका ऋज कोण, चौथा होता है आपका ऋज कोण। अब पांचवा होता है आपका बृहद कोण, छठवां होता है समकोण कोण। पहले 4 पढ़ा देंगे, फिर 2 और पढ़ा देंगे आपको। चलिए पहला देखिए न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ध्यान दीजिए कि न्यून कोण का जो सिंबल होता है वह होता है इस तरीके से 0 डिग्री, x एंड 90 डिग्री। x इज एंगल। अब आपको यहां से क्या समझ में आ रहा है, डिफिनेशन तो सब लिखवा देते हैं, ये समझिए। अगर ये समझ जाएंगे तो आपको डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। कह रहा है 0 अंश से बड़ा, ग्रेटर देन 0 अंश से बड़ा, 0 अंश से बड़ा 90 अंश से छोटा, 0 अंश से बड़ा 90 अंश से छोटा न्यून कोण कहलाता है। इसकी डिफिनेशन हम लिख सकते हैं बहुत सरल तरीके से कि वह कोण, ध्यान दीजिए, वह कोण जो 0 से बड़ा, 0 अंश से बड़ा, 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा होता है, छोटा होता है, न्यून कोण कहलाता है। मैंने कहा डिफिनेशन वही लिखा जो मैंने आपको समझाया। ये x क्या है, x है आपका न्यून कोण। कह रहा 0 अंश से बड़ा 90 अंश से छोटा न्यून कोण कहलाता है। मतलब जब कोई न्यून कोण बनेगा तो ये समझिए कि अगर मान लीजिए हम न्यून कोण बना रहे हैं, यहां पे देखिए, यहां पे अगर हम न्यून कोण बना रहे हैं, देखिए ये तो 90 भैया तो 89 हो, 88, 87, 70, 65, 60, 20, 10, 5 और 0 बढ़ा रहे हैं। तो ये अगर 30 है तो न्यून कोण, 60 है न्यून कोण, 20 है न्यून कोण, 70 है न्यून कोण। तो मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा, इसी को हम बोल सकते हैं यक्स। मतलब जो यक्स माने हैं, यहाँ कोई भी मान आ सकता है 20, 30 से। तो यक्स आपका आंसर क्या है, न्यून कोण। मेरे समझ में आएगा। अगला समकोण। समकोण तो क्या होता है, हम कह सकते हैं ओनली 90 डिग्री, मतलब फिक्स, ना तो 89 और ना तो 91, ना तो 89 ना तो 91, 90 फिक्स 90। मतलब हम यह कह सकते हैं कि ठीक 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। अब बनता कैसे है ये भी डिपेंड करता है। सीधा मतलब पूरे कोण का चौथा भाग समकोण होता है। पूरा कोण जैसे घूम जाता है, ऐसे घूम जाए, इसका 4 भाग कर दो, 4 भाग में जो एक भाग है, जैसे पिज्जा होता है, ऑर्डर कर दिया, पिज्जा घर आया, उसमें देखते होंगे 4 पार्ट से बना रहता है पिज्जा का। अब 4 पार्ट है, 4 लोग हैं तो आराम से बंटवारा हो गया। अब 4 से 5 हो गए तो मारो हो गई। मतलब पिज्जा का 4 पार्ट, चौथा पार्ट, जो चौथा पार्ट होता है वो 90 डिग्री का होता है, मतलब समकोण का होता है। ठीक, जब पिज्जा खाइएगा तो ध्यान दीजिएगा कि हम 90 अंश के कोण खा रहे हैं। ठीक, तो ठीक 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। अब अधिक कोण, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल।
ये होता है, इसका सिंबल होता है, ध्यान समझना, कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा। 90 से बड़ा, 180 से छोटा। 90 से बड़ा, 180 से छोटा। मतलब हम कह सकते हैं कि वह कोण जिसका मान 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा होता है, अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण कहलाता है। मतलब कैसे? जैसे आपका ये और ये 120 अंश। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने इसमें कहा कि 89, 70, 62, 63 जो भी है, ऐसे इसमें कह सकते हैं कि 90 के बाद 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, उधर 180 से कम 179, 178, 170, इसके बीच में 90 से बड़ा 180 से छोटा, 90 से बड़ा 180 से छोटा आपका अधिक कोण कहलाता। रिज कोण, रिज कोण ओनली 180 डिग्री, इसका इंग्लिश होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब हम कह सकते हैं कि ठीक 180 अंश के कोण को अधिक कोण रिज कोण कहते हैं। रिज कोण कहते, ये आपकी एक सीधी लाइन होती है। मैंने कहा पिज्जा का चौथा भाग समकोण, अब पिज्जा का आधा भाग रिज कोण, मतलब सीधा ऐसे, सीधा 180। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ठीक तरीके से नोट्स बना लीजिए और जरूर लिख लीजिएगा। रजिस्टर थोड़ा सा रजिस्टर नहीं है, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी कल, आज 4 सितंबर है, कल टीचर्स डे है, तो बच्चों के द्वारा बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो है दिखाऊंगा, शेयर करूंगा। बहुत बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। बच्चे हमारे जितने पढ़ते हैं बहुत अच्छे हैं, ठीक। तो शायद 5 सितंबर के बाद टेस्टर हाथ में आ जाए, अभी तो इसी से काम चलाना पड़ रहा है। और अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो हमारे बच्चे कह रहे हैं कि सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। चलिए, तो अब अगला कोण है आपका बृहद कोण। बृहद कोण, बृहद कोण, और फिर पड़ा संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, फिर मैंने कहा दो, एक आपका पूरक कोण और दूसरा बताया था समपूरक कोण। समपूरक कोण ध्यान दीजिएगा। बृहद कोण क्या है? बृहद कोण को ही प्रत्यावर्ती कोण ही बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, बृहद कोण को ही प्रत्यावर्ती कोण बोलते हैं। प्रत्यावर्ती कोण, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है ये होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा। ये जरूर याद रखिएगा, इसमें बहुत जरूरी है। ये 3-4 बार लिख लीजिए, बार बार याद हो जाएगा आपको। तो इसको आप क्या करेंगे, क्या है 180 से बड़ा और 360 से छोटा। यहां लिखिए कि वह कोण जो
180 अंश से बड़ा तथा 360 अंश से कम हो बृहद कोण कहलाता है या प्रत्यावर्ती कोण कहलाता है। मतलब इसको कैसे बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से है ये कोण, ये कोण जो भी है ये आपका बृहद कोण कहलाएगा। इसी को प्रत्यावर्ती कोण कहते हैं। अभी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें आपको प्रत्यावर्ती कोण पूछेगा। ठीक, चलिए संपूर्ण कोण ठीक सीधा सीधा ओनली 360 डिग्री, मतलब ठीक 360 अंश के कोण को ठीक 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते। ठीक 360, मतलब ऐसे कर लो और यहां डॉट कर लो, ये 360 है, इसको पूरा घुमा डालो, सीधा पूरा घूम जाना। मतलब मिनट की सुई टिक 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 पूरा 60 सेकंड घूम जाए 360 डिग्री। अब आप जो है कमेंट बॉक्स में डालिए कि अगर 360 डिग्री कोण बनाती है मिनट की सुई तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी। जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करे कि 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी। चलिए संपूरक कोण, मान लीजिए कि आपके पास दो कोण है, x अंश प्लस y अंश, और इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है। इससे क्या मालूम चला, इससे ये मालूम चला कि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो पूरक कोण कहलाता है। क्लियर, एक लाइन में। अगर मान लीजिए एक कोण 20 है तो दूसरा कोण 70, क्यों? क्योंकि दोनों कोणों को मिलाकर 90 होगा। अगर एक कोण 50 है तो दूसरा कोण 40, मुझे 90 के पार नहीं जाना है, मुझे दो कोणों का योग 90 करना है, ये ध्यान दीजिए। ये क्या है, मान लीजिए संपूरक, तो दो कोणों का योग 180 हो, 180 अंश, मतलब जब दो कोणों का योग 180 अंश हो तो समपूरक कोण कहलाता है। मतलब अगर एक कोण हम आपसे कह दें 120 अंश, दूसरा कोण 60 अंश, मतलब 180, ये 90 के दायरे में है, और एक मतलब कहने मतलब अगर एक सीमा बना दें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए यहाँ आइए कि अगर मान लीजिए मैंने ये आपको बॉक्स में सिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो भाई हैं, दोनों भाइयों की सीमा है, एक राम है और एक श्याम है, दोनों भाइयों की सीमा 90 रुपए है। अगर एक के पास 20 रुपए है तो दूसरे के पास 70 रुपए, तो ये दोनों कौन से कोण हो गए, ये दोनों हो गए आपके कौन से, पूरक कोण। और अगर इसी प्रकार 180 में देखना है कि एक के पास 100 रुपए हो गए तो दूसरे के पास 80 रुपए। इस तरीके से आज का जो बेसिक पॉइंट था वो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, जितना भी समय लगा। बस मैं ये चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, दूसरे अपने दोस्तों को, अपने साथ पढ़ने वालों बच्चों को जरूर बताइए, और अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँच सके। बड़ी मेहनत से हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लाते हैं ताकि आप लोग पढ़ सकें। ठीक, तो ये बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। और कल मैं आपको इसी चैप्टर का एक्सरसाइज कहिए या अभ्यास कहिए 6.1 या 6A, जो भी जितनी भी जिस स्कूल में जैसी बुक चलती हो, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसमें कमेंट बॉक्स करिए कि सर
यह क्वेश्चन है, लिखकर भेजिए, हम आपको वीडियो के माध्यम से आपके पास तक पहुंचाएंगे। और आई श्योर कि आपको जरूर समझ में आया होगा। इसी के साथ आज का जो वीडियो है, आज का जो क्लास थी, आज समाप्त हो गई। मैं कल फिर मिलूंगा इसी वीडियो के साथ, इसी एनर्जी के साथ। धन्यवाद।